नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम देखेंगे। इसके पहले तक हमने जो है 7th यहाँ पे सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो 7 जो सेट है यानी कि 7 जो प्रैक्टिस सेट है उसको आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसको आप देखिए। और उसके बाद एक और चीज़ें मैंने शुरू किया हूँ डिटेल क्लास, तो जो HTML की है वो शुरू हुई है तो उसको भी आप जाकर देखिए, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप रिस्पॉन्स कीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस मुझे बताना ना पड़े, आपके पास में खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिलती है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको MS पावर पॉइंट जो 365 है उसमें सामान्य जो दृश्य होता है स्क्रीन के खाली स्थान के तरफ जो है स्लाइड थंबनेल प्रदर्शित होते हैं। तो देखिए जब हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, ये पावर पॉइंट को हमने स्टार्ट करे यहाँ पे, तो यहाँ स्टार्ट करते बराबर हम जब राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड लाते हैं तो जो छोटे छोटे थंबनेल दिख रहा है स्लाइड की, वो कहाँ दिख रहा है? इस विंडो के लेफ्ट साइड में दिख रहा है। और राइट साइड में आपको मेन विंडो दिख रही है, ऊपर साइड में आपको रिबन दिख रही है, नीचे साइड आपको नोट्स नज़र आ रही है और नीचे आप जाए तो स्टेटस बार नज़र आ रहा है। उसके बाद बॉटम कॉर्नर में राइट में आपको व्यूज़ नज़र आ रहा है और जो आपका जूम स्लाइडर है वो देखने को मिल जा रहा है, जूम ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अभी बात क्या की जा रही है? स्लाइड के थंबनेल्स। स्लाइड के थंबनेल दिखते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ दिखती है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है एक ब्लॉक डिवाइस है? तो देखिए ब्लॉक डिवाइस की अगर बात करें तो इनपुट आउटपुट के रूप में देखिए यहाँ पे आपको जो है हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी, क्योंकि मेमोरी इनपुट भी होती है और इसी से आउटपुट भी होता है। इसका मतलब हार्ड डिस्क के अंतर्गत आपको जो है ब्लॉक डिवाइस के रूप में देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें ब्लॉक डिवाइस की, तो वे डिवाइस होते हैं जो डेटा को फिक्स्ड साइज ब्लॉक में पढ़ते हैं और लिखते हैं, यानी कि रीड करते हैं और राइट करते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क ब्लॉक डिवाइस में आ जाएगा, SSD आपका ब्लॉक डिवाइस में आ जाएगा, CD-ROM ब्लॉक में आ जाएगा, फ्लॉपी डिस्क ये भी ब्लॉक डिवाइस में आ जाएगा। इन डिवाइसेस में रैंडम एक्सेस संभव होता है, किसी भी ब्लॉक को सीधे एक्सेस किया जा सकता है। और अगर बात करें कैरेक्टर डिवाइस की, तो कैरेक्टर डिवाइस के अंतर्गत आपको जो है एक प्रकार से कैरेक्टर वाई कैरेक्टर बोले तो स्ट्रीम के फॉर्मेट में प्रोसेस करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये रैंडम एक्सेस नहीं होते हैं। जैसे हमने इनपुट दिए हैं, जैसे हमें आउटपुट मिल रहा है वैसे सीक्वेंस में मिलेगा। जैसे मान लीजिए प्रिंटर है, प्रिंटर को हमने 10 प्रिंट दिए हैं, तो जिस क्रम में दिए हैं उसी क्रम में निकलेंगे। आप कहीं से भी कोई भी प्रिंट नहीं निकाल सकते। अगर निकालना भी है तो पहले के क्लोज करना होता है, तो इसलिए इन्हें कैरेक्टर डिवाइस बोला जाता है। सीक्वेंस में ये काम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट 365 में सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी चयनित टेक्स्ट पर कर्सर हावर करने पर दिखने वाले टेक्स्ट जो फॉर्मेट है उन विकल्पों में से निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो हावर करने पे जो टेक्स्ट दिखाई देता है, जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे कुछ लिखे, हम लिख देते हैं SSW और ये लिख दिए। इसको हमने जैसे सेलेक्ट करें तो देखिए सेलेक्ट करने पे क्या दिखाई दे रहा है भाई? सिंपल है, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट भी दिखाई दे रहा है, फॉन्ट के कलर है, फॉर्मेट पेंटर है, कमेंट तक दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि आपको लिस्ट लेवल को डिक्रीज और इंक्रीज करने का सिस्टम भी दिख रहा है। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है? तो भाई सिंपल सी बात है, बुलेट्स नंबरिंग दिख रही है, फॉन्ट का कलर दिख रहा है, अलाइन भी दिख रहा है, पर इंसर्ट पिक्चर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ये ऑप्शन हावर करने पे नहीं दिखता है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे इसी के अंतर्गत बोल्ड, ये सारे ऑप्शन हमको दिखाई देते हैं। इंसर्ट पिक्चर तो आपको कहाँ मिलेगा? इंसर्ट ग्रुप में मिलेगा, जिससे आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं डिवाइस से, ऑनलाइन से, जैसे भी आपकी मर्जी है। चलिए आगे आगे देखें। यहाँ पे हम तो जावा में डबल जो वेरिएबल है, डबल का मतलब जो दशमलव वाला वेरिएबल होता है, जैसे मान लीजिए हमने डिफाइन करे, तो अगर डिफाइन कर दी है तो डिफ़ॉल्ट मान क्या होगा? जबकि हमने मान नहीं दिया है तो डिफ़ॉल्ट मान बोले तो दशमलव वाला, तो डिफ़ॉल्ट मान आपको देखने को मिलेगा 0.0। इसका मतलब जब तक कि हम वैल्यू नहीं देते हैं तब तक कि ये वैल्यू उसमें ऑटोमेटिक दिखेगी। और अगर इंटीजर देते हैं तो यहाँ पे 0 दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे जो क्लास लेवल, एक प्रकार से यदि कोई वेरिएबल क्लास लेवल इंस्टेंट वेरिएबल पर डिक्लेयर किया गया है और एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज नहीं किया गया तो जावा उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता है। डबल एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और इसका डिफ़ॉल्ट मान 0.0 बोले तो आपका डबल देखने को मिल जाएगा। लोकल वेरिएबल की बात करें तो मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया जो वेरिएबल है, जावा डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें नहीं देता। उन्हें उपयोग करने से पहले एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज करना आवश्यक होता है, अन्यथा इसमें कंपाइल टाइम एरर
बरकरार आ जाती है। आगे देखें यहाँ पे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो 2013 है उसमें निम्न में से कौन सा जो है पेज ब्रेक किसी वेब पेज पर ऑब्जेक्ट के आसपास के टेक्स्ट को पृथक करता है, जैसे कि कैप्शन टेक्स्ट को बॉडी टेक्स्ट से पृथक करता है। तो यहाँ पे जो मतलब एक प्रकार से एक सेल की बात की जा रही है या पेज ब्रेक की बात की जा रही है। तो पेज ब्रेक कैसे भाई, एक लाइन है, एक लाइन को दूसरी लाइन से ब्रेक करेगा, मतलब सीधे सीधे लाइन ब्रेक बोल सकते हैं। तो लाइन ब्रेक करने का काम कर लेते हैं कौन से, टैक्स रैपिंग। टैक्स रैपिंग आपको देखने को मिल जाता है, ए आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हम सीधे चलकर देखें, जैसे हम वर्ड ओपन कर लेते हैं और वर्ड ओपन करके हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ जो है हम इसको अभी क्लोज़ कर दें। ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट को हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं और हम नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। नया डॉक्यूमेंट हमने बनाया और यहाँ जाकर हम सीधे एक टेक्स्ट लिखा जाते हैं। ये हमने टेक्स्ट लाए और इस टेक्स्ट में अगर मान लो यहाँ से हमको ब्रेक करना है तो हमारे पास में जो पेज ब्रेक है वो आपको देखने को मिलेगा लेआउट में, और यहाँ पेज ब्रेक में देखिए आपको टैक्स रैपिंग मिलेगा। तो आप दूसरी चीज़ भी देखिए, पेज ब्रेक मतलब हो जाता है नेक्स्ट पेज में ले जाएगा, कॉलम नेक्स्ट कॉलम में ले जाएगा यदि कॉलम है तो। टेक्स्ट रैपिंग में आपको मिलेगा इसी में, जैसे हमने एंटर करे तो देखिए एंटर करने पे पैराग्राफ बनता था, पर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक से पैराग्राफ नहीं बना है, इसी में दूसरी लाइन में चला गया है टेक्स्ट। इसके अलावा भी देखिए नेक्स्ट पेज का होता है सेक्शन ब्रेक में, कंटिन्यूअस होता है। इसके अलावा देखोगे तो इवन पेज, ऑड पेज, ये सारे ऑप्शन भी आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में अगर आए तो आपसे बन जाए। चलिए आगे देखें यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखिए इवन पेज, कंटिन्यूअस, ये कॉलम तो सिंपल हमने देख लिए आगे के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो है की जाती है। जब HTML डॉक्यूमेंट बनाया जाता है सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है HTML कोडिंग की। तो HTML कोडिंग तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है। जब हम कोडिंग करना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर लगता है जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, और टेक्स्ट एडिटर बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके पास में बाय डिफ़ॉल्ट होता है नोटपैड, जैसे हम अगर यूज़ करें तो हम जो है सबलाइम टेक्स्ट का उपयोग कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कंपाइलर तो ट्रांसलेट करने का काम कर लेता है, इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट और रन करता है, डीबगर आपका जो है जो बग आती है उसको हटाने का काम कर लेता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देखिए ये सब जो है यहाँ पे दिए भी हैं, इनको आप पढ़ लेना एक बार। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, बिल्कुल सही। प्रोसेस को मैनेज करता है, प्रोसेस शेड्यूल, बिल्कुल सही। फाइल हैंडल करता है, मतलब बनाना, अपडेट करना, डिलीट करना, सारे काम। पर प्रोग्राम को कंपाइल करने का काम नहीं करता, ये तो कंपाइलर करेगा। कौन करेगा? कंपाइलर करेगा, मतलब जो आपका ट्रांसलेटर होता है वो। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर है। इसमें देखोगे तो आपको सारी जो चीज़ें है वो देखने को मिल जाएगी। आगे देखें तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, जावा में जो लिटरल्स होते हैं, शब्द जो होते हैं, उस वो क्या है जिसका उपयोग यह परीक्षण या यह टेस्ट करने के लिए किया जाता है या जा सकता है कि किसी भी प्रकार की वस्तु जीवित है या नहीं है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है नल। ठीक है, अब यहाँ पे ए नंबर का राइट आंसर है, मतलब जावा में किसी ऑब्जेक्ट के अस्तित्व यानी कि लाइव होने की जांच करने के लिए उसे नल के अगेंस्ट टेस्ट किया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नल नहीं है तो ऑब्जेक्ट अलाइव है यानी कि जीवित है, और यानी मेमोरी मौजूद है और एक्सेसिबल है। जैसे आप देखोगे इफ़ यदि ऑब्जेक्ट नहीं है नल के बराबर तो ऑब्जेक्ट क्या है? अलाइव है, और अगर है तो क्या हो जाएगा? लाइव नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा इंस्टेंट ऑफ अगर बात करें तो यहाँ पे आपको यह ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के टाइप की जांच करता है। ट्रू की बात करें बूलियन रिटर्नर है, और दिस मतलब यह करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है? अगर विक्रेता एक व्यवसाय है और व्यक्ति एक उपभोक्ता है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर की बात हो रही है, तो B2C बिजनेस, B2B नहीं होगा, B2C यहाँ पर राइट आंसर होगा। C2C भी नहीं होगा और C2B भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बी राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सेलर और या बिजनेस से क्या होता है, इंडिविजुअल कस्टमर तक ये कहानी होती है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें। तो ये कॉमन रूप से ई कॉमर्स मॉडल है। B2B की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि होल सेलर और सप्लायर जो है रिटेलर से यहाँ पे बिजनेस करता है, उसके लिए यूज़ होता है। C2C बोले तो OLX है, ईबे रीसेल करना हो प्रोडक्ट को कस्टमर टू कस्टमर, तो उसके लिए C2C। और C2B मतलब जब कस्टमर जो है बिजनेस को कोई चीज़ें देता है, जैसे फ्रीलांसर है या सर्विसेज कंपनी, जो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको देखने को मिलेगा जो आपकी संचार प्रौद्योगिकी है, यानी कि कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, उसके संदर्भ में जो LT है और वोल्टी है उसमें क्या अंतर है। तो LT इज़ कॉमनली मार्केटेड एज 3G
एंड वोल्टी इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G। ठीक है, तो देखिए दोनों चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। 3G थर्ड जनरेशन में वोल्टी और एलटी को परिभाषित किया गया, ये गलत है, क्योंकि एलटी और जो वोल्टी है वो आपको देखने मिलेगी 4G में। कहाँ मिलेगी? 4G में। तो 4G के समय इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो पहला क्वेश्चन जो आपका स्टेटमेंट है गलत हो गया। फिर एलटी इज़ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है और वोल्टी इज़ वॉइस ओनली, जबकि यहाँ पे ये गलत है। तो ये जो है डेटा और वॉइस दोनों की टेक्नोलॉजी है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ना तो एक सही है ना तो दोनों सही हैं, दोनों में यहाँ देख सकते हैं। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। हम इसके बारे में देख भी लेते हैं। जैसे अगर एलटी की बात करें, एलटी का फुल फॉर्म हो जाता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है ये। 3.9G कहा जाता है, लेकिन 3G नहीं है ये। और यह प्राइमरी रूप से डेटा टेक्नोलॉजी है, लेकिन वॉइस को भी सपोर्ट कर सकता है, यानी कि सर्किट स्विच्ड फॉलबैक या वोल्टी के माध्यम से इसको देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं वोल्टी की, तो वॉइस ओवर एलटी। एलटी मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। यह एलटी नेटवर्क पर वॉइस कॉल को ट्रांसमिट करने की तकनीक है। वोल्टी वॉइस को डेटा पैकेट्स के रूप में एलटी नेटवर्क पर भेजता है, और इसे जो एडवांस 3G नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह 4G एलटी का हिस्सा है। और वोल्टी केवल वॉइस नहीं बल्कि वॉइस और डेटा दोनों को ट्रांसमिट करता है या दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है कि भाई दोनों स्टेटमेंट वहाँ पे गलत थी। MS एक्सेल 365 में दो डेट बोले तो मान लीजिए 1 जनवरी 2025 है, और 2025 से 1 जनवरी 2026 तक अगर देखें कितने दिन थे, तो दिनों की संख्या यहाँ पे निकालना है। तो कौन सा फंक्शन लगेगा? तो हम लगाएंगे इक्वल करके, यहाँ पे क्या लगाएंगे? डेज। क्या लगाएंगे? डेज। और डेज में आप पहली तिथि लिखोगे, यानी पहली डेट और दूसरी डेट, दोनों के बीच में कितना दिन है वो दिखा देगा डेज। सी राइट आंसर है। तो यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए डेज लगाए और डेज लगा पहली डेट लिखे, दूसरी डेट लिखे कॉमा लगाकर, तो टोटल डेज निकाल कर दे दिया 364। फाइंड की बात करें तो टेक्स्ट स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग की पोजीशन खोजता है। डेट आपका जो है ईयर मंथ और डेज को एक प्रकार से डेट बनाने का काम कर लेता है, और डे किसी भी डेट में से केवल डे निकालने का काम कर लेता है। इसके अलावा हमको जो है ये सारी चीज़ें, जैसे डेज तो स्टार्ट डेट एंड डेट, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे तो नो स्क्रिप्ट टैग क्या करता है? तो जब जावा स्क्रिप्ट को कोई ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है, तो उन ब्राउज़र में अगर जावा स्क्रिप्ट कोड डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए नो स्क्रिप्ट यहाँ पे टैग लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए, रन स्क्रिप्ट व्हेन जावा स्क्रिप्ट इज़ इनेबल्ड, इनेबल नहीं होगा। डिस्प्ले कंटेंट व्हेन स्क्रिप्ट आर डिसेबल, बिल्कुल सही। मतलब जब स्क्रिप्ट जो है डिसेबल है तब नो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे कंटेंट दिखाने का काम कर लेता है। तो इसका मतलब बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये आप देख भी सकते हैं, मतलब यदि जावा स्क्रिप्ट इनेबल है तो नो स्क्रिप्ट के अंदर का कंटेंट इग्नोर कर दिया जाएगा, पर जावा स्क्रिप्ट डिसेबल है तो इसके अंतर्गत का जो टैग है, मतलब जो टेक्स्ट है या कंटेंट है, वो दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेविगेटर ऑब्जेक्ट गुण जो है एट्रीब्यूट नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों में समान है? तो इसका राइट आंसर है ऐप नेम। क्या है? ऐप नेम। ऐप नेम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे नेटस्केप में तो स्वाभाविक रूप से नेटस्केप आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में कंपैटिबिलिटी रीज़न की वजह से नेटस्केप ही दिखाया जाता, भले ही ब्राउज़र आई हो, और इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऐप नेम यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। MS एक्सेल 2013 के सेल में वर्तमान दिनांक दर्ज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाएंगे तो आपका जो डेट है वो आ जाएगी, मतलब जो करेंट डेट है वो आ जाएगी, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। तो इस प्रकार की शॉर्टकट भी आपको ध्यान में रखना ताकि एग्जाम में फंसे ना। तो यहाँ कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करेंट डेट, अगर टाइम दबाना है तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, ये जो शॉर्टकट है एक प्रकार से सेल में करंट जो समय है वो इंसर्ट कर देता है। इसके अलावा इनमें से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? देखिए, जावा के अंतर्गत प्रिमिटिव डेटा टाइप की संख्या 8 होती है, जिसमें से स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिमिटिव नहीं है। एक प्रकार का ये ऑब्जेक्ट है, मतलब क्लास के रूप में देखने को मिल जाता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की संख्या आप देखोगे 8 है। बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, केयर है, बुलियन है। पर स्ट्रिंग जावा में जो है क्लास है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। यह रेफरेंस टाइप का हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो स्ट्रिंग नेम, जैसे हमने सरकार लिखे तो एक प्रकार का एक क्या हो गया, ये रेफरेंस टाइप हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखें तो MS एक्सेल 365 में घरेलू खर्चे डेटा को विजुअली अगर दिखाना है तो कौन सा टूल है? तो देखिए, इसके लिए हो जाता है चार्ट, परंतु हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन की, तो पिवट टेबल यहाँ पे नहीं होगा। चार्ट विजार्ड पुराने वर्जन में चलता था,
स्मार्ट आर्ट भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ बात हो रही है रिकमेंडेड चार्ट की। तो जो भी हम चीज़ें बनाएंगे उसको अगर रिकमेंडेड चार्ट के थ्रू देखेंगे तो आपको वही चार्ट दिखाएगा जो आपके डेटा के लिए मान्य है। उदाहरण के लिए हम यहाँ मान लीजिए कोई खर्चे दर्शा देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहाँ पे हम जो है बी को भी कैपिटल कर देते, सी को भी। अब ये 3 खर्चे 4 खर्चे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 5,000 दर्शा दिए, यहाँ पे हमने जो है 6,500 दर्शा दिए, यहाँ पे हमने 8,000 दर्शा दिए, यहाँ पे हम दर्शा देते हैं 2,500। अगर इन खर्चों को आपको दर्शाना है तो आप जाएंगे कहाँ, सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे। चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, आपको सही मायने में यहाँ पे जो चार्ट है वो सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सीधे जाओगे रिकमेंडेड चार्ट में और आपको पता है, देखिए क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आया, दूसरा आया पाई चार्ट, तीसरा आया बार चार्ट और उसके बाद एक और आया फनल चार्ट। तो आपके लिए कौन सा ज़रूरी है वो 4 उन्हें दिखा दिया। आप चाहते हो कि ये वाला सेलेक्ट करें तो आप इसको ओके कर सकते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ जो है चार्ट बनकर आ गया है, और चार्ट बनकर आ गया है तो आपको ये सही सही पता चल जा रहा है कि भाई ए बी सी डी में कितना कितना पार्टीशन है। इसके अलावा आपको और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे चार्ट है, तो चार्ट डिज़ाइन से आप जो है चार्ट के सारे एलिमेंट डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट डिज़ाइन करके देखते हैं। सबसे पहले ऐड एलिमेंट में आप टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं, डेटा लेबल है, लीजेंड वगैरह ऐड कर सकते हैं, बॉटम में जो है फिर चेंज कर सकते हैं, लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज वगैरह, थीम चेंज कर सकते हैं। थीम के अलावा आप जाओगे चार्ट की स्टाइल आप बदल सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा। साथ ही से रो और कॉलम, अगर क्लस्टर्ड कॉलम लेते हैं तो रो और कॉलम में स्विच कर सकते हैं। डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं फिर से अगर कोई चेंजेस हुआ है तो। इसके अलावा आप चार्ट के टाइप में बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं, जैसे हमने ये बदल दिए। उसके अलावा आप चार्ट को मूव करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पुराने ही हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना ताकि एग्ज़ाम में अगर आए कुछ भी तो आपसे बन जाए। तो रिकमेंडेड चार्ट इसका राइट आंसर है, जो कि इंसर्ट टैब में जाकर आपको रिकमेंडेड चार्ट के रूप में देखने को मिल जाता है। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से रिलेटेड काम करता है, सीपीयू। ठीक है, इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंपाइलर का काम यहाँ पे नहीं होगा, मतलब कंपाइलर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। कंपाइलर तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम हो गया जो कि यूटिलिटी के अंतर्गत आ जाता है। चलिए यूटिलिटी मतलब ऐसा बोले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, सीपीयू मैनेजमेंट भी करता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें करता है। पर कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने का काम कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगर मान लो एम एस एक्सेल में यदि E1 सेल है और E1 सेल में फॉर्मूला लगाते हैं हम कौन सा, एवरेज, और एवरेज में भी हमने रेंज लिख दी A1 से E1, तो देखिए E1 जो है यहाँ पे रिपीट हो गया है। मतलब ऐसा कर रहे हैं कि हम जिस डाल पे बैठे या जिस ब्रांच में बैठे उसी को काट रहे हैं, तो एरर तो आना है। तो इसमें किस प्रकार की एरर आएगी, पहले ही बोल दिया एरर आएगी। तो इसमें एरर आएगी सर्कुलर रेफरेंस एरर, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई फॉर्मूला मतलब उसी सेल में रेफरेंस करता है तो लिखा जाता है तो सर्कुलर रेफरेंस एरर देता है। जैसे हम देखिए यहाँ पे E1 में ही E1 रेंज दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट मैथ्स एरर, तो यह अर्थमेटिक मतलब एक प्रकार से ये गलत है, यह अर्थमेटिक मिस्टेक नहीं है। लॉजिकल एरर, यह लॉजिकल कंडीशन से संबंधित नहीं है। स्टैटिस्टिकल एरर, तो यह स्टैटिक्स की गलती नहीं है बल्कि फॉर्मूला रेफरेंसिंग की गलती है। नेक्स्ट देखें तो आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो देखिए नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम भी है, विजुअल स्टूडियो कोड भी है, पर यहाँ पे MS पेंट एक बिटमैप इमेज एडिटर है। बिटमैप इमेज एडिटर का मतलब क्या हो जाता है, इमेज को बनाना, इमेज को एडिट करना, ये सारे काम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में किए जा सकते हैं। बाकी ये सब जो है आपके क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। ऐसे ही जो विंडोज़ का नोटपैड है वो भी एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है जो कि वेब पेज को लिखने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो पेंट ब्रश आपका राइट आंसर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो प्राइमरी मेमोरी अस्थायी होती है, वॉलेटाइल होती है, बिल्कुल सही। बिजली चालू है तब तक डाटा सेव रहेगा अन्यथा डिलीट हो जाएगा। यह है डेटा को अस्थायी तौर पर स्टोर करती है, तो ये देखिए यहाँ पे मतलब कौन सा गलत है बोल रहा है, तो अस्थायी तौर पे स्टोर करती है, ये भी ठीक है। अस्थायी होती है, ये भी ठीक है।
परंतु नेक्स्ट सी वाला देखें तो यह स्थायी स्टोरेज के लिए, स्थायी स्टोरेज यहाँ पर नहीं होती क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, नॉन वॉलेटाइल नहीं है, ये वॉलेटाइल है। इसके अलावा देखें तो यह सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती। बिल्कुल सही भाई, सीपीयू के जितने किनारे पर रहेगी चीज़ें उतनी ज़्यादा तेज रहेगी। तो 3 फैक्ट यहाँ पर सही है, 1, 2 और चौथा वाला। बाकी तीसरा वाला आपका गलत है क्योंकि स्थायी स्टोरेज नहीं है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। जैसे आप बोलोगे परमानेंट की, तो हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये सब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है और परमानेंट स्टोरेज है, मतलब नॉन वॉलेटाइल है। और वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट है एसक्यूएल में ब्रेक कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ब्रेक कमांड का उपयोग यहाँ पे अगर देखें तो आपको सप्रेस डुप्लीकेट वैल्यू इन कॉलम, बोले तो जो कॉलम है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू को दबाने या फिर सप्रेस करने के लिए किया जाता है। डी राइट आंसर है, मतलब इसका उपयोग डुप्लीकेट वैल्यू को सप्रेस करने के लिए किया जाता है जब हम कॉलम पर रिपोर्ट बनाते हैं। यह अक्सर रिपोर्टिंग और आउटपुट फॉर्मेटिंग में उपयोग होता है। जब किसी कॉलम में एक ही वैल्यू बार बार आती है तो ब्रेक कमांड उसे बार बार दिखाने से रोकता है और केवल पहली बार दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन, बाकी जो आंसर है या ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था। तो कंप्यूटर माउस ही पहली बार किसके द्वारा बनाया गया था ये हम पूछें तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको पता है। चलिए मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग और बिल गेट्स। तो ये 3 का आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे देख भी सकते हैं कंप्यूटर माउस वुडन सेल या का डिवाइस, मतलब वुडन सेल का जो डिवाइस था जिसमें 2 परपेंडिकुलर व्हील लगे हुए थे, एक्स वाई, मतलब एंजल बर्ड ने एक्स वाई पोजीशन इंडिकेटर फॉर डिस्प्ले सिस्टम भी इसे कहा गया। बाद में इसे माउस नाम दिया गया। चलिए आगे देखें, जावास्क्रिप्ट के साथ किस प्रकार के जो छवि या इमेज मैप का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है एक प्रकार से क्लाइंट साइड, बोले तो बी नंबर का क्लाइंट साइड इमेज मैप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे इमेज मैप की बात करें तो इमेज मैप एक ऐसी टेक्निक है या ऐसी इमेज होती है जिसमें क्लिक करने पर एरिया हॉट स्पॉट बनते हैं। मान लीजिए हमने एक इमेज बनाया है, ये भारत का नक्शा मान लो, जो भी है एक नक्शा है। तो यहाँ क्लिक करें तो और कुछ आएगा, यहाँ क्लिक करें तो और कुछ आएगा, यहाँ क्लिक करें तो और कुछ आएगा। तो यहाँ पर क्लाइंट साइड इमेज मैप इसे बोला जाता है। ब्राउज़र द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ आसानी से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। जैसे किसी इमेज के अलग अलग हिस्से पर क्लिक करने पर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन रन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से देखने को मिल जाता है। बात करें सर्वर साइड की, तो सर्वर साइड जो क्लिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर्वर को भेजे जाते हैं और सर्वर साइड स्क्रिप्ट प्रोसेस करता है, जबकि जावास्क्रिप्ट तो जो है क्लाइंट साइड है। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट 365 में पुश है, फेड है और वाइप। ये सब क्या है, ये सब ट्रांजिशंस के प्रकार है। तो यहाँ पे अगर बात करें, हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करके ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखें तो ट्रांजिशंस में जाएंगे तो देखिए आपको मिलेगा पुश मिलेगा, फेड मिलेगा, वाइप मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, रिवेल, काट, ये जो भी है। और एनिमेशन में जाओगे तो आपको फ्लोट, फ्लाई, ये दुनिया भर की चीज़ें मिलेगी। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बोले तो ट्रांजिशंस इसका राइट आंसर है, जो कि ट्रांजिशन विंडो या ट्रांजिशन टैब में जाकर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है। एनिमेशन में भी हमने देख ली, डिज़ाइन टैब में तो थीम से रिलेटेड चीज़ें हो जाती है, स्लाइड शो टैब में प्रेजेंटेशन को रन करने से रिलेटेड चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग सामान्यतः वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। जब वर्ड प्रोसेसिंग की बात हो रही है तो एमएस वर्ड तो पहले नंबर पर खड़ा है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पीपीटी पे काम करने की बात हो रही है तो पावर पॉइंट खड़ा है। उसके बाद देखें एमएस एक्सेल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बोले तो ये आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंतर्गत आपको रो, कॉलम, टेबल इसके फॉर्म में डाटा स्टोर मिल जाता है। और इसके 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, टेबल होता है, क्यूरी होता है, फॉर्म होता है, रिपोर्ट होता है। एमएस एक्सेल की बात करें तो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट बोले तो यहाँ पे वर्कबुक और वर्कशीट 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वर्कशीट आपकी मिल जाती है रो एंड कॉलम से, और प्रत्येक कॉलम का जो है एक नाम होता है, रो का भी एक नाम होता है, दोनों जहाँ कटते हैं वो कहलाता है आपका सेल। ठीक है, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपको मिल जाता है एम एस एक्सेल 365 में सेलेक्टेड कॉलम की रो हाइट बदलने के लिए कहाँ जाते हैं। तो हम सीधे चलकर देख लेते हैं। जैसे हम एक्सेल में चलें और जो कॉलम सेलेक्ट है उसकी अगर हाइट बदलना है या फिर विड्थ बदलना है, जो भी है, तो हम चलेंगे कहाँ पे, होम में। और होम में जाकर हम जाएंगे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाकर देखिए कॉलम विड्थ और रो विड्थ, कॉलम हाइट और रो एक प्रकार से, सॉरी यहाँ पर रो हाइट और कॉलम विड्थ दिख रही है, क्योंकि कॉलम की होती है विड्थ
और रो की होती है हाइट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। रो की हाइट बदलने के लिए आप कहाँ जाओगे, होम टैब में जाओगे, बाकी टैब आपकी क्रॉस हो जाएगी। होम टैब में कहाँ जाओगे, फॉर्मेट में, उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखोगे भी तो आपको चीज़ें मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है एम एस पावर पॉइंट 365 में वर्तमान स्लाइड की कॉपी बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट है। तो सिलेक्टेड स्लाइड की कॉपी बनाना तो कंट्रोल डी प्रेस होता है, ठीक है। कंट्रोल एम से जो है न्यू स्लाइड आती है। चलिए कंट्रोल एक्स से तो जो हो जाता है आपका कट हो जाता है। बाकी कंट्रोल F1 जो है रिबन को हाइड और शो करने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है जावा में बैकस्लेस कैरेक्टर से शुरू होने वाले कैरेक्टर लिटरल्स को क्या नाम दिया गया है। तो बैकस्लेस से, जैसे बैकस्लेस अगर एन लिखे, बैकस्लेस आर लिखे तो स्लेस एन तो लाइन ब्रेक के लिए हो जाता है, पर इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एस्केप सीक्वेंस। क्या बोल देते हैं, एस्केप सीक्वेंस, यानी कि बी राइट आंसर है। तो न्यू लाइन के लिए स्लेस एन स्लेश टी जो हो जाता है आपका टैब स्पेस के लिए, डबल स्लेस बैक स्लेस इट सेल्फ के लिए, फिर स्लेस डबल कोट के लिए, फिर सिंगल कोट के लिए, आर बोले तो कैरीज रिटर्न के लिए। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एम एस वर्ड 2013 के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड पेज ब्रेक नहीं है। तो पेज ब्रेक में आपको नेक्स्ट पेज मिल जाता है, कंटिन्यूअस मिल जाता है, इवन पेज, ऑड पेज, ये सारे मिल जाते हैं, परंतु पैराग्राफ ब्रेक नहीं मिलता। डी राइट आंसर है। अभी मैंने दिखाया भी था आपको ये वाला ऑप्शन, डी यहाँ पर राइट आंसर है। जब हम एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन के राउंड फिगर में चीज़ें आपको फैक्ट में समझाता हूँ, पर एम एस वर्ड डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं सारे फैक्ट वाइज सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा एग्जाम के पहले तक सारी चीज़ें कवर कर दूं। चलिए उसके लिए आपको रिस्पांस देना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो मेरी तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्शन ब्रेक है वो इतनी चीज़ें मिलती है, पैराग्राफ ब्रेक नहीं मिलता है। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल 365 में कॉलम एफ है और जो पंक्ति है वो 20 है। उसमें सेल के लिए निम्न में से कौन सा सेल संदर्भित है। तो पता है आपको, पहले एफ आता बोले तो कॉलम नेम आ जाता है और रो बाद में आ जाती है, यानी कि F20 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। F20 डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे ए कॉलम है और रो 1 है तो A1, सी और 5 है तो C5, एफ है F20, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड का स्थानांतरण बोले तो ट्रांसफ़र, और सेवाओं या वस्तुओं बेचने और खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब भी हम डेटा, मतलब हमारा जो फंड है उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह दूसरी जगह, या फिर सेवाओं और वस्तुओं को बेचते खरीदते हैं, तो इसे हम ई कॉमर्स की नाम दे देते हैं, ई कॉमर्स की संज्ञा दे देते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे फंड ट्रांसफ़र, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ई गवर्नेंस की बात करें तो सरकार अपनी जो भी प्रशासन है वो अगर सेवाओं को या सर्विसेज को जनता को ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड करती है तो ई गवर्नेंस की श्रेणी में आ जाता है। बैंक अगर अपनी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोवाइड करे, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, तो ई बैंकिंग कहलाता है। ई लर्निंग, जैसे कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, डिजिटल माध्यम से कोई चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कोर्स है, डिजिटल क्लासरूम है, तो ई लर्निंग की संज्ञा इसे दी जाती है। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। तो भाई पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकने वाली। तो यहाँ पे लैपटॉप को हम कैरी करके घूमते हैं, टैबलेट भी कैरी करके घूमते हैं, स्मार्टफोन तो ले जाना ही पड़ता, मजबूरी है, ठीक, अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम आसानी से ले जा नहीं सकते एक जगह दूसरी जगह, तो ये एक जगह स्थायी रूप से काम करने वाला है, तो इसीलिए इसे पोर्टेबल नहीं बोलेंगे। तो राइट आंसर भी आपका हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो एम एस पावर पॉइंट 365 में प्रत्येक स्लाइड पर एक ही स्थान पर लोगो सम्मिलित करने के लिए बात की जा रही है कि कोई काम बार बार ना करके एक ही बार करने की। तो एक ही बार जब बात होती है तो मास्टर्स की बात होती है। तो शो मास्टर तो होता नहीं है, हैंड आउट मास्टर से प्रिंटिंग मटेरियल तैयार किया जाता है, स्लाइड मास्टर से आपको कंटिन्यूअस अगर बार बार चीज़ें आपको लाना है तो उसके लिए यहाँ स्लाइड मास्टर देखने को मिल जाता है। जैसे हम करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारे पास में देखिए बहुत सारी स्लाइड है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी स्लाइड। इस स्लाइड में हम चाहते हैं हर एक में कि एक लोगो आ जाए, तो हम चलेंगे कहाँ पे, व्यू में, और यहाँ स्लाइड मास्टर में जाएंगे और स्लाइड मास्टर में जाके एक पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हम एक पिक्चर में जाते हैं दिस डिवाइस, और यहाँ हम डाउनलोड में जाते हैं और डाउनलोड में चल के कोई भी लोगो इस प्रकार से इंसर्ट कर लेते हैं। इस लोगो को हम छोटा करके कहाँ डाल देते हैं, इस कॉर्नर में डाल देते हैं और सीधे चल के स्लाइड मास्टर को क्लोज कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए हर एक में एक साथ आ गया है। तो ये किसके माध्यम से हुआ, ये हुआ है स्लाइड मास्टर के माध्यम से। बाकी नोट्स मास्टर में नोट्स की चीज़ों को एडिट किया जाता है एक ही बार में, हैंड आउट्स मास्टर भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
MS वर्ड 2013 में टेक्स्ट लाइन के ठीक नीचे छोटे अक्षर या फिर संख्या टाइप करने के लिए, उदाहरण के लिए बात की जा रही है कि जो हम H लिखते हैं H2O बोले तो टू नीचे लाना है, तो ये टू नीचे लाना इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे सब स्क्रिप्ट। क्या बोल देंगे, सब स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो जाता है, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर साइड स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, उसे सुपर स्क्रिप्ट बोल देते हैं। तो यहाँ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का मतलब फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। स्ट्राइक थ्रो मतलब बीच में से क्रॉस कर देना, बीच में से काट देना बोले तो स्ट्राइक थ्रो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन फ़ोन लाइन का उपयोग करता है और जो कि एनालॉग सिग्नल के बजाय डिजिटल सिग्नल को यहाँ पे प्रवाहित करता है। तो यहाँ पे जो एनालॉग सिग्नल मतलब सबसे पुरानी टेक्निक थी डायल अप थी, तो ये तो होगा नहीं। वाईफाई यहाँ पे फ़ोन लाइन का उपयोग नहीं करता, सैटेलाइट भी फ़ोन लाइन का उपयोग नहीं करता। बचा क्या, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो जो कि डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, कैरी करता है एनालॉग सिग्नल की बजाय। DSL द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, वॉइस कॉल के साथ साथ डेटा ट्रांसमिशन सारी चीज़ें सपोर्ट की जाती है। वाईफाई की बात करें, वायरलेस फिडिलिटी यानी कि वायरलेस रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, फ़ोन लाइन का उपयोग नहीं करता है। डायल अप एनालॉग सिग्नल यहाँ पे आधारित होता है फ़ोन लाइन के द्वारा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो जाता है। MS पावर पॉइंट 365 में सेव फॉर्मेट टैब में लाइन को डॉटेड या डैश बनाने के लिए उपयोग करके देख लेते हैं। पावर पॉइंट में चलते हैं और यहाँ हम एक शेप ले आते हैं। जैसे हम यहाँ गए और यहाँ जाकर शेप लाए, ये शेप लाए हमने। इस शेप में अगर हम सेव फॉर्मेट ऑप्शन में गए तो इसके लिए डॉटेड लाइन कहाँ से लाओगे, शेप की आउटलाइन में जाओगे और यहाँ पे आप जो लाइन है उसको डॉटेड ला सकते हैं, देखिए। और इसकी विड्थ को आप बढ़ा दो, जैसे वेट बढ़ा देते हैं। तो ध्यान से देखिए, डॉटेड लाइन डैसेस लाइन ये कहाँ से आई है, सेप आउटलाइन से, सेप फॉर्मेट में सेप आउटलाइन से। तो यहाँ पे हो जाएगा सेप की आउटलाइन, ठीक है। बाकी सेप के इफेक्ट से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सेप स्टाइल में आप देखोगे जैसे ये सेलेक्ट है, सेप स्टाइल में आप स्टाइल बदल सकते हैं, ठीक है, देखिए। उसके अलावा आप सेप इफेक्ट में बहुत सारे इफेक्ट है, ग्लो वगैरह, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको पता रहने चाहिए। साथ ही सेप फिल में आप कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे SQL में इंसर्ट कथन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए, इंसर्ट तो जाता है डेटा में जानकारी, मतलब डेटाबेस में जानकारी को इंसर्ट करना। तो पहला ऑप्शन भी वही दिया है, डेटाबेस में जानकारी को इंसर्ट करना। पर इंसर्ट इनटू से क्या हो जाता है, पूरी की पूरी रो इंसर्ट होती है। तो टेबल यहाँ पे नहीं होगा, कॉलम भी नहीं होगा। तो ज़्यादातर यहाँ कंडीशन किसकी बन रही, रो की। अगर रो नहीं दिया होता तो कौन सा आंसर आता है, डेटाबेस में जानकारी इंसर्ट करना। तो अभी की डेट में तो राइट आंसर क्या है, इंसर्ट रो। एक रो को इंसर्ट करने का काम करती है कौन, इंसर्ट कमांड, ठीक है। अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड होती है, डिलीट के लिए डिलीट कमांड, सेलेक्ट होती है डेटा को दिखाने के लिए। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य मेमोरी को लागू करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। मुख्य मेमोरी का मतलब होता आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैंडम एक्सेस मेमोरी किससे बनती है, डी रैम से बनती है। डी रैम ही एक प्रकार से रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम कर लेती है। और जो एस रैम हो जाती है, वो एस रैम जो हो जाती है कैश का काम कर लेती है, कैश मेमोरी, जो कि सीपीयू के साथ में, मतलब सीपीयू के जस्ट किनारे में लगी होती है, जो रैम और सीपीयू के बीच में ब्रिज का काम कर लेती है। तो रोम तो होती है रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश मेमोरी बोले तो जैसे अभी के डेट में रैम और जो भी आपकी एसएसडी वगैरह सब फ्लैश मेमोरी है, मेमोरी कार्ड है। और डी रैम आपकी डायनेमिक रैम हो जाती है। डायनेमिक रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ग्रुप में काम कर लेती है। और कैश मतलब एस रैम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो आपको मिल जाता है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो देखिए, फाइल सिस्टम सर्वर साइड है, सर्वर डेटाबेस ये सब। बाकी विंडोज़ आपका जो है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट इसका जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट, हिस्ट्री, लोकेशन, नेविगेटर, ये सारी प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो आपको देखने को मिलेगा MS पावर पॉइंट 2013 में प्रेजेंटेशन देखने के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम स्लाइड ओपन करते हैं तो उसमें नॉर्मल व्यू दिखता है, बिल्कुल सही। द स्लाइड शो कमांड में बी एग्जीक्यूटेड बाय प्रेसिंग F7। तो यहाँ पे स्लाइड शो को हम ओपन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए F5 प्रेस करते हैं, ना कि F7। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। तो ओनली वन बोले तो सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो यहाँ नॉर्मल व्यू आपको समझ में आ गया, पहले भी हमने देख लिए। F7 की वजह F5 यहाँ पर रन होगा। नेक्स्ट है HTML लैंग्वेज में विशेषता को इंगित करने के लिए। लैंग्वेज में विशेषता को इंगित करने के लिए यहाँ इंडिकेट करने के लिए निम्न में से किस तरीके का उपयोग किया जाता है। तो HTML लैंग्वेज EN करके यहाँ पे लिया जाता है। तो HTML लैंग्वेज पूरा न लिखकर हम क्या लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे HTML नहीं लिखा है, यहाँ पे भी HTML नहीं लिखा है, यहाँ पे भी। तो HTML के साथ में LANG लिखे और EN लिखे। तो यहाँ पे लैंग्वेज को अगर डिस्क्राइब करना है तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। ए राइट आंसर है।
तो ये देख भी सकते हैं, देखिए HTML लैंग्वेज LANG EN करे, और बाकी चीज़ें आपकी कॉमन है जो हम पहले भी लिखते थे। चलिए नेक्स्ट देखें, तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में समय बंटवारा, बोले तो टाइम शेयरिंग संभव हो गया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से प्रारंभ हो गया भाई, थर्ड जनरेशन से शुरू हो गया है। थर्ड जनरेशन में हर एक प्रोसेस को या हर एक चीज़ों को टाइम शेयरिंग यहाँ पे दे दी गई भाई, किस प्रोसेस को किस प्रोग्राम को कितना समय देना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ जो है कई यूज़र एक साथ काम कर सकते थे, सभी को छोटा छोटा स्लाइस दे दिया जाता समय का, जिसमें IC का उपयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, ISP नहीं है। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनी इंटरनेट की सेवा देती है। तो जियो देती है, एयरटेल देती है, BSNL। जबकि माइक्रोसॉफ्ट तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया इसने, बहुत सारी चीज़ें, विंडोज़ बनाया है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर है। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये जियो जो है, रिलायंस जियो, इनको आप देख सकते हैं लिमिटेड, एयरटेल भारती एयरटेल लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, इस प्रकार से। और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस स्वीट, एजोयर क्लाउड, इन सारी सेवाओं को देती है। ऐसी कई स्लाइड को हटाने के लिए जो क्रम में नहीं है, मतलब क्रम में नहीं बोले तो जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पर हम हटाना चाहते हैं 1 को, 2 को, 5 को, 6 को। तो इसके लिए हमने पहले भी क्वेश्चन देखे थे, इसके लिए कौन सी की होल्ड करेंगे, इसके लिए हम होल्ड करेंगे कंट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है परंतु बदल कर आ जाते, इबारत बदल गई तो आप आंसर गलत कर सकते हैं, तो इसलिए इबारत भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्रम में नहीं है तो कंट्रोल दबा, और क्रम से है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, शिफ्ट दबा सकते हैं। चलिए आगे देखें, फिशिंग क्या है। फिशिंग तो एक प्रकार से बहकाता है ना, बोले विश्वसनीय बनकर संवेदनशील जानकारी चुराते हैं, इसका मतलब बी यहाँ पर राइट आंसर है। अ टेक्निक टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय प्रेटेंडिंग टू बी ट्रस्ट वर्थी, यानी कि आपको भरोसा दिलाकर वो क्या करते हैं, आपकी संवेदनशील जानकारी को चुरा लेते हैं। तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। जैसे बैंक है, कंपनी है, गवर्नमेंट है, इस प्रकार की चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, ईमेल मैसेज, फेक वेबसाइट के माध्यम से आपकी सारी जानकारी को चुरा लेते हैं और उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, SQL कमांड दी गई है, इसमें दिनांक के रूप में अगर इस प्रकार से लिया जाता है %y, तो %y अगर कैपिटल में लेते हैं तो ये 4 कैरेक्टर होते हैं। 4 कैरेक्टर का मतलब 4 अंकों में, बाय बोले तो ईयर, यानी कि 4 अंकों में वर्ष यहाँ पे लौटाता है। और यदि मान लो हमने प्रतिशत और स्मॉल में लिए हैं तो ये 2 अंकों में क्या लौटाएगा, वर्ष लौटाएगा। चलिए देख लेते हैं, बी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। तो अगर कैपिटल ली हैं तो 4 अंकों में लौटाता है ऐसे, और अगर स्मॉल ली हैं तो 2 अंकों में लौटाएगा, और स्मॉल में M लिए हैं तो 1 से 12 तक मंथ लौटाएगा, और स्मॉल में D लिए हैं तो 1 से 31 तक जो आपके डे है वो लौटाएगा। प्रिंट करके अगर आई डॉट लोअर कर देते, लोअर मतलब एक मेथड है जो लोअर केस में प्रदर्शित करेगी। फॉर आई में हमने क्या डाल दिए, हेलो डाल दिए, और हेलो कैसा है भाई, हेलो कैपिटल है, पर आई में तो डाल दिए और आई को कर दिए पहले ही लोअर, तो कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, अलग अलग कैरेक्टर देगा जो कि स्मॉल केस में होंगे, HELLO, तो मतलब ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। ठीक है, पाइथन का कोड है। तो हेलो एक स्ट्रिंग है, लिस्ट कंप्रेहेंशन आई डॉट लोअर फॉर इन हेलो, यहाँ स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर एक एक करके आएंगे, इटरेट होंगे, मतलब लूपिंग जैसा काम करेगा, और हर एक को जो है लोअर केस में बदल दिया जाएगा। चलिए आगे देखें, टेलीफोन वायरिंग पर टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो उच्च गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। तो डायल अप और DSL जो है टेलीफोन लाइन से चलते हैं, पर डायल अप जो है स्लो काम कर लेता है और DSL आपका फास्ट। तो उच्च इंटरनेट गति, हाई स्पीड इंटरनेट कौन प्रोवाइड करेगा, DSL। परंतु फाइबर जो है फाइबर ऑप्टिक पे काम कर लेता है, सैटेलाइट आप देखोगे तो सैटेलाइट ट्रांसमीटर और रिसीवर उपग्रह के माध्यम से काम कर लेते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टेलीफोन वायरिंग के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट DSL के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, तो देखिए प्रिंट करें और पाइथन के बाद हमने जो है इस प्रकार का कोड लिखें, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे जो पाइथन अक्षर है या जो भी उसके अंदर कैरेक्टर है उनको उल्टा देगा बोले तो पलट देगा। तो पलट देगा तो पहले क्या आएगा, N आएगा, फिर O आएगा, फिर H आएगा, फिर T आएगा, फिर Y आएगा, फिर P आएगा, यानी कि उल्टा देगा। तो बी आपका राइट आंसर होगा, कौन सा, बी, NOHTPTYP। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पाइथन एक स्ट्रिंग है, और अगर हमने स्लाइस नोटेशन लगाए हैं तो इसका मतलब है रिवर्स कर देगा पूरा ऑर्डर को। ठीक है, मतलब बदल कर देगा पूरे कैरेक्टर को। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है,
तो सुरक्षा की दृष्टि से डायल अप कनेक्शन ब्रॉडबैंड से बेहतर है? नहीं, डायल अप कनेक्शन तो सबसे लो क्वालिटी का है, मतलब सबसे शुरुआती तकनीक है, तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड से बेहतर नहीं होगा, पहला गलत है। लागत की दृष्टि से ब्रॉडबैंड कनेक्शन डायल अप से बेहतर है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन डायल अप से बेहतर बोले तो सस्ता है, जबकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन अभी की डेट में है तो इसका मतलब महंगा है, और डायल अप कनेक्शन से बेहतर कैसे होगा, सस्ता कैसे होगा, महंगा है। तो इसका मतलब दोनों ही सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत है। तो यहाँ पे डायल अप पुरानी तकनीक है, बहुत धीमी काम करती थी ब्रॉडबैंड से, मतलब जो है स्लो थी, और ब्रॉडबैंड जो है आपका महंगा है, किससे, डायल अप से। आगे देखें तो एम एस ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है 365 में इंटरनेट टैब के किस ग्रुप में सर्कल्स, स्मार्ट और ऐसे जैसे, मतलब जो है यहाँ इंटरनेट टैब नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, इंसर्ट टैब होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऐसे टाइपिंग मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में सर्कल्स, मतलब स्मार्ट आर्ट, सर्कल्स या जो भी चीज़ है वो उपलब्ध होती है। तो पावर पॉइंट में चलते हैं, और पावर पॉइंट में चल के देखें इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में जाकर देखोगे तो शेप है, आइकॉन है, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ मिल रही, इलुस्ट्रेशंस में। तो इलुस्ट्रेशंस इसका राइट आंसर है, मतलब डी यहाँ पे मिल जाएगा राइट आंसर। चलिए, डी राइट आंसर है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं, स्लाइड है, टेबल है, इमेज है, इलुस्ट्रेशंस है, लिंक है, टेक्स्ट है, मीडिया, इन सब में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है सबको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। निम्नलिखित कोड डालने पर ब्राउज़र क्या प्रदर्शित करेगा? भाई HTML लिखे, HTML क्लोज हो गया। उसके बाद बॉडी लिखे, बॉडी भी क्लोज हो गया। स्क्रिप्ट टाइप लिखे, तो ये स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट डिफाइन करने के लिए कोड है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लिए, ये आउटपुट के लिए एक प्रकार की स्टेटमेंट है, जिसमें लिख दिए हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दी, स्क्रिप्ट क्लोज हो गया। तो इसका मतलब ये जो लिखा है वही प्रदर्शित करेगा ना, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर भी आपका क्या जाएगा, सी। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कोड लिखा उसका आंसर। नेक्स्ट है जावा, जो वर्ण है या कैरेक्टर है उसमें उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए UTF-16 यूनिकोड प्रारूप क्या है? तो ये एक प्रकार से अगर देखें तो ये यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है, डी राइट आंसर है। मतलब UTF एक एनकोडिंग सिस्टम है जो यूनिकोड कैरेक्टर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है। यूनिकोड सभी भाषाओं के कैरेक्टर को यूनिकली रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड है। इसमें UTF-8 हो जाता है, जो कि 1 से 4 बाइट। उसके बाद UTF-16 2 या 4 बाइट यहाँ देखने को मिल जाता है। UTF-32 ये 4 बाइट में देखने को मिल जाता है फिक्स्ड लेंथ में, और ये दो जो है वेरिएबल लेंथ हो जाती है, यानी बदलते रहती है। ठीक है, और 16 की बात करें तो जावा जो है इंटरनली कैरेक्टर को UTF-16 एनकोडिंग में रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे देखें, तो कीज़ और वैल्यूज़ के जोड़ के रूप में डेटा स्टोर करने वाला मुख्य डेटा प्रकार क्या है? तो कीज़ और वैल्यूज़ के रूप में अगर देखें तो डिक्शनरी यहाँ देखने को मिल जाती है। राइट आंसर क्या है? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जो डेटा को की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर करता है। हर की यूनिक होती है और उससे जुड़ी वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। आप देख सकते हैं डिक्शनरी के रूप में हम जो है पाइथन पढ़ेंगे विस्तार से, तो वहाँ मैं और चीज़ें बताऊँगा। हालाँकि पाइथन का कंप्लीट क्लास है, पर वो आपका जो है ज़्यादातर इससे फोकस नहीं, उसमें ज़्यादा ही सिलेबस है। तो हम ITI TU के बेस पे एक पाइथन का क्लास लेकर आएंगे आगे चल के। चलिए नेक्स्ट देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम की निम्न में से कौन सी कार्यक्षमता निष्पादन के दौरान विभिन्न प्रोग्रामों को मेमोरी स्पेस आवंटित करती है? तो मेमोरी स्पेस देने का काम मेमोरी मैनेजमेंट का होता है, सी राइट आंसर है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत फंक्शनल या फंक्शन है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान मेमोरी स्पेस एलोकेट करना या किसी से मेमोरी उसको वापस लेना, डी एलोकेट करना, यह सुनिश्चित करती है कि हर प्रोसेस को पर्याप्त मेमोरी मिले, कोई ओवरलैप ना हो। एलोकेशन, डी एलोकेशन, प्रोटेक्टिंग। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो वर्चुअल मेमोरी, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। फाइल मैनेजमेंट, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ आ जाती है। डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेज हो जाती है। प्रोसेस में प्रोसेस क्रिएट करना, शेड्यूल करना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में चौथी पंक्ति और पाँचवें कॉलम, बोले चौथी पंक्ति मतलब 4th नंबर और पाँचवा मतलब ABCDE। ठीक है, तो इसका सेल एड्रेस क्या बनेगा? तो सेल एड्रेस में कॉलम पहले आता है और यहाँ पे जो है आ जाएगा E4। क्या आ जाएगा? E4। बोले तो डी राइट आंसर है। चलिए आगे देखें, तो निम्नलिखित में से क्या स्मार्टफोन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सलाह नहीं है? तो देखिए, अपने फ़ोन को लॉक करने के लिए पिन या पासवर्ड का उपयोग करें, बिल्कुल सही, सुरक्षित रहेगा। अपने डेटा का बैकअप लेते रहे, ये भी सही है।
फिर उपयोग में ना होने पर वाईफाई या ब्लूटूथ बंद कर दे, ये भी सही है भाई। बैटरी ड्रेन होती है, सारी चीज़ें प्रोसेस चलते रहती है, तो तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सही है सुरक्षा बढ़ाने के लिए। पर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, यानी कि अपनी जानकारी को ऑनलाइन साझा करना, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि आज की डेट में सभी लोग जो है अपनी पर्सनल जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, तो ये गलत है। सुरक्षा इससे घटती है ना कि बढ़ती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखें तो आपको मिल जाता है 2013 वर्ड के अंतर्गत रिव्यू टैब के किस समूह में स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर आपका प्रूफिंग के अंतर्गत होता है। आप देख भी सकते हैं जैसे एमएस वर्ड में चलते हैं, और एमएस वर्ड में चल के हम चलते हैं रिव्यू में, और रिव्यू में प्रूफिंग में चले तो आपको मिल जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसकी शॉर्टकट की हो जाती है F7। बाकी दिसारस भी हो जाता है जो शिफ्ट के साथ F7 से आ जाता है। वर्ड काउंट, ऐसे स्पीच है, एक्सेसिबिलिटी है, लैंग्वेज है, कमेंट्स है, इसके अलावा मार्कअप है, और ट्रैकिंग है। ट्रैक चेंजेस यहाँ मिल जाता है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट है, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए आगे देखें तो आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट आई प्लस जे दोनों को जोड़ दिए, और साथ में क्या कर लिए हमने, आई में हमने ABC डाल दिए, और फॉर करके फिर से हमने जे में DEF डाल दिए। और जब दोनों को जोड़े हैं तो प्रिंट क्या करेगा, तो पहली बार में जो आई है उसका एक कैरेक्टर उठाएगा और जे का एक कैरेक्टर उठाएगा, यानी कि A और D प्रिंट होगा। पहली बार में क्या प्रिंट होगा, A और D। दूसरी बार जाएगा तो A फिर से चला तो A के बाद E प्रिंट होगा, तो A मतलब E प्रिंट होगा। फिर उसके बाद A के बाद AF प्रिंट होगा। ठीक, इसके बाद दूसरा कैरेक्टर होगा B, तो B के बाद फिर क्या प्रिंट होगा, BD प्रिंट होगा, BE प्रिंट होगा। तो ऐसे ही लंबा चलते जाएगा, नहीं 3 बार चलेगा, 9 आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो होगा नहीं, ये देखिए 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा, ये भी 9 नहीं है, तो इसका मतलब बचा क्या, ये वाला AD AE AF। फिर B वाला चलेगा BD BE BF। फिर उसके बाद आप देखोगे CD CE और CF। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, क्योंकि दोनों को मर्ज करके प्रिंट किया गया है। चलिए आगे चलें, देख भी सकते हैं आप इसका सॉल्यूशन। यदि किसी कारणवश इमेज प्रदर्शित नहीं होती है तो इमेज के बदले में क्या वैकल्पिक रूप से प्रदर्शित होता है, तो ये हो जाता है आल्ट टेक्स्ट। इमेज में आप देख भी सकते हैं आल्ट टेक्स्ट। चलिए आगे देखें, टाइटल तो आपका टूल टिप दिखाता है, SRC सोर्स दिखाता है, वैल्यू इस प्रकार से इसमें कुछ नहीं है, एट्रीब्यूट। चलिए नेक्स्ट देखें तो निम्न कथनों में से सत्य और असत्य को पहचानिए। तो इंटरनेट पर नेटवर्क लेयर पर स्विच करना पैकेट स्विचिंग के लिए डेटाग्राम पद्धति का उपयोग करता है, तो ये सही है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपका 4 बोले तो IP वर्जन 4 TCP/IP मॉडल द्वारा उपयोग किया जाने वाला वितरण तंत्र है, ये भी सही है। IP वर्जन 4 8 बाइट द्वारा दर्शाया जाता है, नहीं 8 बाइट क्यों भाई, 32 बिट का होता है टोटल। तो 32 बिट को कितने भागों में बांटेंगे, 4 बाइट में, तो 4 बाइट यहाँ पे होना चाहिए, तो 8 बाइट यहाँ पे गलत होगा। इसका मतलब 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही मतलब B आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो देख भी सकते हैं जैसे मान लीजिए आपको 8 बाइट बोला तो 8 बाइट गलत है, क्योंकि ये 4 बाइट में दर्शाता है। देखिए 1 2 3 4, तो कैसे लिखे जाते हैं, मान लीजिए 0 से 255 तक ये देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखने को मिल जाता है 192 मिल जाता है, 168 मिल जाता है, 0 मिल जाता है, 1 मिल जाता है। तो 1 2 3 4, 4 बाइट में देखने को मिल जाता है IP वर्जन 4। ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट है, ई-कॉमर्स साइट निम्नलिखित में से कौन सी है, तो विकिपीडिया, सर्च इंजन या जो भी है इस प्रकार देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट आपका देखने को मिल जाएगा कौन सा, ई-कॉमर्स वेबसाइट। व्हाट्सअप आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक प्रकार से, यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वीडियो के लिए प्लेटफॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, पर वायरस स्कैनिंग यहाँ पे नहीं है। वायरस स्कैनिंग तो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कि एंटीवायरस जैसे काम करता है, या फाइल की सिक्योरिटी या जो भी है रियल टाइम प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं विंडोज़ के अंतर्गत, वो आपको देखने को मिल जाता है। तो C राइट आंसर है, वायरस की स्कैनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाई कैपेसिटी वाली ट्रांसमिशन यानी उच्च क्षमता वाली ट्रांसमिशन तकनीकों को संदर्भित करता है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करके लंबी दूरी पर हाई डेटा स्पीड या जो वॉइस है वीडियो ट्रांसमिट करता है। तो डायल अप नहीं होगा, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क भी नहीं होगा, बैंडविड्थ तो एक स्पीड को दर्शाता है, बचा ब्रॉडबैंड, तो ब्रॉडबैंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्तमान के समय में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें तो आपको देखने मिल जाएगा, पाइथन में यूज़र डिफाइन फंक्शन को परिभाषित करने के लिए सही सिंटेक्स क्या है, तो डेफ माई फन। देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो आता नहीं है,
मतलब ये इस प्रकार से पैरेंथेसिस आता है, और डिफाइन भी नहीं आता, फंक्शन भी नहीं आता। DAF यानी कि DAF माइफन और पैरेंथेसिस, इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक यूज़र को कर्नल और हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है, और इसका एक भाग होता है जिसका नाम है सेल, और सेल जो है यूज़र से जानकारी लेता है और कर्नल को बताता है, ऐसे इसकी जानकारी को वापस देता है। तो बीच में इंटरेक्ट कौन करेगा, तो ये करेगा सेल। सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र से इनपुट और आउटपुट देने का काम कर लेता है। सी राइट आंसर है। कमांड इंटरप्रेटर भी इसको बोल सकते हैं, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है MS वर्ड 2013 में शेडिंग विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है। भाई शेडिंग मतलब हो जाता है पीछे बैकग्राउंड में क्या लाना, टेक्स्ट के शेडिंग लाना। तो सेलेक्टेड सेल के पीछे क्या लाना, शेडिंग बदलने के लिए, रंग बदलने के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, चयनित टेक्स्ट का कलर नहीं बदलता, इसमें गलत है। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए नहीं, चयनित टेक्स्ट के पीछे कलर बदलने के लिए बिल्कुल सही, यानी कि सी आपका राइट आंसर है। चारों तरफ रंग में नहीं बदलागा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। बदलते कैसे हैं MS वर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ईथरनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ईथरनेट जो है तो लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है, तो यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क नाम से इसे जाना जाता है। लेन बोल सकते हैं, छोटा नेटवर्क जिसके अंतर्गत आपको एक बिल्डिंग या कैंपस मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, MS एक्सेल 2013 में रिबन बार में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे कॉपी पेस्ट, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग, ये कहाँ होते हैं। सबसे शुरुआत में आप देखोगे तो ये मिल जाते हैं आपको होम टैब में। कहाँ मिल जाते हैं, होम टैब में। डी आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने जो है जो सेट है आपका, सेट नंबर 8 यहाँ पे हमने कंप्लीट करे हैं। इसमें हमने जो क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे हमने फैक्ट देखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा सारी चीज़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।